वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 6 पे। ये हमारा जो वो पॉइंट नंबर 6 है, इंग्लिश मीडियम का ये वीडियो है और ये डील करेगा विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस सब से हमारा ये पूरा डील करेगा। स्टेट की असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब कुछ हमने इसमें डिटेल में देखा है। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बताई गई बातों के नोट्स बनाने हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और एक दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे, प्लस कुछ करंट अफेयर्स की एग्जांपल्स डाल देंगे तो आपका ये वाला सेक्शन एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी यूपी पीसीएस 2024 की कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे नए पेड ग्रुप शुरू हो रहे हैं। आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फीस एंड ऑल डिटेल्स के लिए। उसमें आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। आपको फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं फॉलो करना है, साथ साथ आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखते रहिए, यू विल बी ऑल सेट। शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS 5 पॉइंट नंबर 6 इंग्लिश मीडियम। तो GS 5 पॉइंट 6 पे आ गए हम। पॉइंट 5 तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। हमारे वीडियोस भी आने शुरू हो गए हैं, आपको मिल गए होंगे अब तक सारे वीडियोस। मैम करवा रही हैं PYQ पूरा सेक्शन, तो उसमें जो जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं वो PYQ भी साथ साथ देखते चलिए। तो जो पॉइंट 6 है हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम है यूपी का, गवर्नेंस है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट, स्पेलिंग ठीक कर लो, असेंबली एंड स्टेट काउंसिल और सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक तैयार करेंगे तो आपको उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखने ही लिखने हैं। आपको उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितना हो सके जो भी रेलेवेंट डेटा है, जो भी रेलेवेंट चीजें हैं, वो आपको कोट करनी ही करनी है। और इसके अलावा आपको कंटेम्प्रेरी डेटा भी इसके साथ साथ एड ऑन करना है। ठीक है, मैं रिपीटेडली ये चीजें इसलिए बता रही हूँ जिससे आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें, दिमाग में आपके वो चीजें आती रहे। एटलीस्ट जोर तो डालेंगे आप दिमाग पे कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ या मैं ये पढ़ रही हूँ, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, नहीं है तो मैं पढ़ूंगा उस चीज को जाके। और नहीं प्रिपेयर्ड है तो कोई बात नहीं, अभी आप प्रेपरेटरी फेज में हैं। आप देखिएगा अभी 1 महीने बाद आपकी तैयारी का कौन सा स्तर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा गवर्नेंस सिस्टम देखेंगे। पॉलिटी वाला पार्ट है ये, तो इससे क्वेश्चंस में ज्यादा वैरायटी नहीं आएगी। क्वेश्चन आएगा अगर करंट अफेयर लिंक करके तो अलग बात है, अदरवाइज क्वेश्चन नॉर्मल ही आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर भी वैसा ही देना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश का, वो अब गवर्नमेंट सिस्टम यूपी का या किसी भी स्टेट का इंडिया में किस सिस्टम पे बेस्ड है? ये बेस्ड है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आप जानते होंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो डिफैक्टो हेड है, वो जो एक्चुअल हेड है हमारे सिस्टम का, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट होता है और हमारे में नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। बाकी भी बहुत सारे कंपैरिजंस होते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक देखेंगे तो ये जो होती है ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है बेसिकली, और इसमें नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल जो स्टेट में होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। एक गवर्नर होंगे, लेकिन ये नॉमिनल हेड हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट इंडिया के, और ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ही इज नॉट द रियल हेड, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। इन टर्मिनोलॉजीज में फर्क समझिए और इन टर्मिनोलॉजी को एज इट इज लिख के आपको आना है। स्टेट का बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारे स्टेट का, हर स्टेट का नहीं है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। कितने स्टेट्स का है टोटल बाई कैमरल लेजिस्लेचर बताइए? और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें 403 मेंबर्स हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन गलत नहीं करके आनी है। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बहुत सारे फंक्शंस हैं, वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन आपस के डिस्ट्रिक्ट्स का कैसा है विद इन द स्टेट, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो स्टेट में कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। ये हैं हेड,
एक्चुअली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन यही देखते हैं। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर साहब, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओथ यही दिलवाते हैं इनको। स्टेट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एवरी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ गवर्नेंस। इन डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं वो जनरली आप जैसे लोग होते हैं, आप जो बनने वाले हैं, भावी सिविल सर्वेंट्स, जो रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। ही इज द हेड, ही इज जनरली अ सीनियर IAS ऑफिसर, ही और शी। ठीक है। स्टेट का जुडिशरी आप जानते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जो जुडिशरी है, इंडिया का जो जुडिशरी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ब्रांचेस से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और हमारा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसका जुरिस्डिक्शन पूरे स्टेट पे है। हाईकोर्ट की और भी बेंचेस हैं, लिख के आना चाहिए आपको, बिल्कुल ज्यादा पढ़े लिखे लगेंगे आप, लखनऊ और इलाहाबाद। और स्टेट का सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, हायरार्किकल कोर्ट्स हैं जो डील करते हैं विद वेरियस लीगल मैटर्स। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक का हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं पे DC होते हैं, हरियाणा में बोलते हैं DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, और कहीं पे DM बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कहीं पे आपका कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है। स्टेट का गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस वगैरह सब कुछ, ये जो हैं सारे प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेट का जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, वो किस में डिवाइडेड है? अर्बन, रूरल, दो तरह के एरियाज हैं। अर्बन एरियाज को कौन गवर्न कर रहा है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सिटी काउंसिल्स, सिटी पंचायत्स। रूरल एरियाज को 3 टायर सिस्टम है, पंचायत है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इंप्लीमेंट करते हैं किस लिए? टू एंश्योर ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यहां पे आप DPSP कोट कीजिए मेरे हिसाब से। कौन सा DPSP होगा? गांधीयन प्रिंसिपल जो है, एक बताइए कौन सा है? पंचायत वाला। ऐसे आपको चीजें रिलेट करके कोट करनी है। उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो इस हिसाब से डिजाइंड है टू एंश्योर दैट द स्टेट इज एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली एंड द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजंस आर मेट। लेकिन कुछ ऑब्वियसली ऐसे एरियाज होते ही हैं, ग्रे एरियाज, जहां पे हमेशा देयर बी चैलेंजेस एंड देयर ऑलवेज विल बी रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये आपको लिखना ही लिखना है। मैंने आपको क्या बताया? आपको फ्यूचरिस्टिक बात लिखनी है, एंड में किसी रोती धोती बातों से आंसर को खत्म मत करना। अरे बड़ी बुरी हालत है, बड़ा करप्शन है, बड़ा बेरोजगारी है, बड़ा नहीं। आप इसीलिए जा रहे हैं सर्विस में, टू मेक दिस ऑल करेक्ट, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, टू बी फ्यूचरिस्टिक, यही सारी बातें करनी है। एंड आई मस्ट से दिस, लाइफ में भी आपको इसी प्रिंसिपल पे चलना चाहिए। ठीक है। कितना मर्जी कह लो, अरे कहना बहुत आसान होता है। कुछ लोग तो मतलब इतने नेगेटिव हो गए दुनिया में कि अगर उनसे अच्छी बात करोगे ना आप, तो उस अच्छी बात को भी बता देंगे, अरे ये सब कहने वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता, लेकिन आप दिमाग को तो बेवकूफ बना सकते हैं। मैं कह रही हूं नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। लाइफ इज ऑलवेज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट अ केक वॉक। लेकिन आप अपने दिमाग को थोड़ा बेवकूफ बना के चलिए। ठीक है, चलिए। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे अगर, तो उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका आंसर बहुत एनरिच्ड लगेगा। इट विल बी अ क्वालिटी आंसर, बहुत पढ़ा लिखा आंसर, नॉट ओनली अ फूल पत्ती आंसर। फूल पत्ती तो हम लगाएंगे, लेकिन साथ में इट शुड बी अ ब्यूटीफुल आंसर। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, अच्छी सी लेजिबल हैंडराइटिंग, अच्छा पेन यूज कीजिए, समझ रहे हैं? अब भाई किसी की तो वो 3 रुपए वाले पेन से भी अच्छी आती है राइटिंग, मैंने देखा है। तो वो लोग भाई, और वो पेपर भी निकाला है, मेरे साथ के हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो वो मैं ये नहीं बोल रही हूं, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा सा। पार्ट 6 आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, डील करता है फेडरल स्ट्रक्चर से। फेडरल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिसमें दो मतलब सेंटर और स्टेट, इनके बीच के आपसी संबंध। और ये किससे लिया है हमने? हमारा संघ कैसा है? भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये यूनियन जो है, यही तो है फेडरल स्ट्रक्चर का पूरा ढांचा। कैनेडियन गवर्नमेंट से ही हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन कनाडा की तरह हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो जोड़ के आया है साथ में, तोड़ के नहीं जा रहा है साथ में। ठीक है। आर्टिकल्स 152 से 237 स्टेट से डील करते हैं, आपको लिखना ही लिखना है। आर्टिकल 153 क्या कहता है? हर स्टेट जो है कंट्री का, उसके पास एक गवर्नर होगा। ऑल्सो अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ऐसा हो जाता है ना। और आर्टिकल 155 कहता है गवर्नर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के, पार्ट हैं फेडरल सिस्टम के, एंड ही हैज अ मेजर रोल इन बैलेंसिंग यूनियन एंड स्टेट गवर्नेंस। आप जानते हैं कुछ बिल्स को लेके
इनके विशेषाधिकार हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है इनके पास, कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है इनके पास। आप मुझे बताइए प्रेसिडेंट और गवर्नर में से किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है और किसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। दोनों का ये फर्क है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। और गवर्नर को आप कभी भी नहीं पढ़ सकते अकेले, प्रेसिडेंट के साथ ही लगा के पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी क्लैरिटी आएगी माइंड में। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए जरा, 157 और 158 कहता है नेसेसरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आप गवर्नर बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी कम से कम एज 35 साल होनी चाहिए, आपको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, और आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट्स जहां से आपको मिल रहे हों वो आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर, और खासकर मेंशन्ड है कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं गवर्नर साहब कैसे अपॉइंट होते हैं, ये ओ आएगा, कोई बात नहीं, स्पेलिंग वगैरह गलतियां हो जाती हैं। It is noteworthy that the governor is neither directly elected nor he is elected by a specially constituted electoral college। जैसे प्रेसिडेंट साहब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है ना, वैसा ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, इसी की वजह से कहा जाता है कि ये एक्चुअली एजेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। यही तो फर्क है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और गवर्नर के इलेक्शन में। कैसे होते हैं प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्ट होते हैं, जरा लिख के दिखाओ मेरे को, कमेंट में लिख के बताओ सारा। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ले ले डिसीजन कि भाई गवर्नर्स जो है कंट्री में कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे नॉमिनेट होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसमें मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया गवर्नर्स पे, इस सब्जेक्ट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा इलेक्शंस जो हैं होने चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स, बट ड्यू टू द एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, नॉमिनेशन का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। नॉमिनेट हो जाते हैं गवर्नर, बस छुट्टी। जनरली टेन्योर 5 साल का रहता है, लेकिन भाई वो उससे पहले भी अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको देंगे रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को। एंड ही कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपको पूरे टेबल बना बना के कराएं प्रीलिम्स में कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक कौन कौन कंटिन्यू करता है, कौन कौन अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, किसको देता है। मुंह दुख जाए आदमी का, इतना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब रोल क्या है गवर्नर का? रोल है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पे है उसको रन करने का इंपॉर्टेंट रोल गवर्नर के पास है। तो ये जो है 153 से 162 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि गवर्नर का रोल क्या है। आ सकता है आपके पास लिखने के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऐसे करके। ठीक है, तो जो गवर्नर का फंक्शन है स्टेट में वो मोर और लेस सिमिलर है प्रेसिडेंट के। तो गवर्नर जो है वो परफॉर्म करता है रोल ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द स्टेट्स। जो फंक्शंस हैं वो डिवाइडेड हैं 4 पार्ट्स में, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस और जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, या फिर फंक्शंस कह लो या फिर पावर्स कह लो। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो देखेंगे अब हम। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के गवर्नर, तो बहुत से ऐसे फंक्शंस होंगे जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होंगे, जैसे कि जो मेजॉरिटी पार्टी लीडर हैं जिनको हम चीफ मिनिस्टर बोलेंगे, उनको अपॉइंट करना। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, मान लीजिए स्टेट कैबिनेट का फॉर्मेशन होना है तो उसमें भी गवर्नर ही हेल्प करेंगे। इसके अलावा स्टेट एडवोकेट जनरल, चेयरमैन मेंबर्स जो SPSCs के होते हैं, स्टेट PSCs के होते हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनका तारुमदार भी होता है गवर्नर साहब पे ही। तो जब एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो आप ये सारी चीजें लिख देंगे। लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ रिलेटेड पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स। तो गवर्नर के पास क्या पावर होती है? ये समन कर सकते हैं असेंबली, किसकी? स्टेट असेंबली की, अगर कोई इमरजेंसी है, या एडजर्न कर सकते हैं उसको टाइम टू टाइम। इसके साथ उनको राइट है टू कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप मुझे आर्टिकल कमेंट करके बताइए, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किस में आता है। और बिल मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेशन को पास होने से रोक सकते हैं, रिव्यू करने के लिए दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। इसका मतलब कोई भी बिल जो पास हो रहा है वो इनकी परमिशन के बिना पास नहीं हो सकता है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इन सब के आर्टिकल्स देख के रखिए प्लीज, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। इसके साथ आर्टिकल्स और जोड़ देंगे तो और अच्छा आंसर बन जाएगा। फिनेंशियल पावर्स की बात करें तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट,
विच इज कॉल्ड एज द स्टेट बजट। जो 112 आर्टिकल है, ये यूनियन बजट का है, स्टेट बजट का है, यूनियन बजट का है। तो ये जो है ये प्लेस कराते हैं बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक्सेप्ट कि भाई गवर्नर साहब ने ही ऑलरेडी रिकमेंडेशन उसका दिया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। हर 5 साल में होता है ना स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन होता है इंडिया का, ऐसी हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो ये ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं सारे पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के। तो ये भी ड्यूटी गवर्नर की ही है। जुडिशियल पावर्स की बात करें तो जो जुडिशियल पावर्स हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें डिसीजंस लेने होते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, डीजेज होते हैं, डीजेज बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जजेस को। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट हाईकोर्ट के कंसल्टेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे रोल गवर्नर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी स्टेट जुडिशियल कमीशन है उसमें जो ऑफिशियल्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट में भी असिस्टेंस देते हैं आपके गवर्नर। अब मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रिशन क्या होता है? डिस्क्रिशन होता है आपकी सूझबूझ, आपका विवेक। डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कुछ गवर्नर की। 163 आर्टिकल के तहत गवर्नर को डिस्क्रिशन मिला हुआ है, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें सुनने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है इस केस में। किस किस केस में है? मान लीजिए कोई हंग मेजोरिटी है, द पार्टी इज नॉट गेटिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो इस केस में अपॉइंटमेंट किसका होना चाहिए? देखिए वैसे तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है इसमें सब कुछ रोल होता ही है, मतलब ये अपॉइंट करेंगे उसी बंदे को जिसको पार्टी चाहेगी या कुछ, तो वो सब चीजें कैसी हैं? वो चीजें व्यवहारिक हैं। भाई आप किसी के साथ रहते हैं तो आप उसकी मन की जान के वैसा करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ फेवर्स लेने के लिए, उसको कुछ फेवर्स देने के लिए, तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन ही इज नॉट बाउंड बाय एनी रिस्ट्रिक्शन और एनी काइंड ऑफ प्रेशर। तो वो अपना डिस्क्रिशन इसमें यूज कर सकते हैं। और अब देखिए गवर्नर की ही ड्यूटी है कि भाई पार्टी जो पावर में है वो अपनी मेजोरिटी प्रूफ करे टाइम टू टाइम। इमरजेंसी के वक्त गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बन जाएंगे आपके डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेटर। यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स। एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। तो डायरेक्ट आप जानते हैं स्टेट का कंट्रोल चला जाता है किसके हाथ में? वहां पे चला जाता है सेंटर के हाथ में। अब सेंटर के ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं गवर्नर साहब। गवर्नर साहब की जो कम पावर्स भी होंगी ना वो बढ़ जाएंगी एकदम से इमरजेंसी। ठीक है। मेजर जुडिशियल केसेस, अब जैसे आप मान लीजिए आंसर आया कि राइट अबाउट द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपको कुछ जुडिशियल केसेस भी मेंशन करने हैं, ठीक है ना, तो उससे आपका आंसर और अच्छा बनेगा। पहला केस आता है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी फेमस केस, सब जानते हैं इसके बारे में। 1994 का ये केस है। और यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत से डिसीजंस ऐसे लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट था फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर आप समझते होंगे, जो संघीय ढांचा है हमारे संविधान का, उस पर बहुत असर पड़ा था। तो एक हिस्टोरिक डिसीजन ये था कि यहाँ पे पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट्स जो स्टेट्स की हैं उनको डिसॉल्व कर दे या कर्टेल कर दे या डिफाइन कर दे। क्या पावर्स हैं? कर्टेल मतलब कम कर दे। अब इस केस में कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एसआर बोमाई को एक फोन टैपिंग केस में पकड़ लिया गया था। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी दैट वाज डिसमिस्ड बाय द देन गवर्नर, आफ्टर व्हिच द मैटर रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वाइड स्प्रेड इस डिसीजन में बोला था कि जो वाइड स्प्रेड यूज है आर्टिकल 356 का, कौन सा है ये आर्टिकल? इमरजेंसी का आर्टिकल है ये, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको आपको रोकना पड़ेगा। तो वर्डिक्ट ने ये भी कहा था दैट no uncertain times the test of majority of the government should be done in the floor of the assembly and is not subject to the governor's opinion। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि गवर्नर का ओपिनियन ना लिया जाए। तो इसमें गवर्नर को इंपॉर्टेंट बताया गया था। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं। फिर आता है आपका रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का केस है ये। इसमें 5 मेंबर्स की बेंच थी। क्लियरली कहा गया था अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है असेंबली इलेक्शंस में और कुछ पार्टीज क्लेम कर रही हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट टुगेदर, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग सो वेदर और नॉट देयर इज अ प्री पोल अलायंस बिटवीन दोज पार्टीज। जो ये लैंडमार्क रूलिंग थी रामेश्वर प्रसाद केस में, इसने डिफाइन किया था द कंटूर्स ऑफ द गवर्नर्स पावर टू डिसॉल्व द असेंबली। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं गवर्नर की पावर से ही रिलेट कर रहे हैं। देखिए केसेस बहुत बड़े होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होते कि अच्छा रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो सिर्फ इसी की वजह से केस था। अब आपने सुना होगा एसआर बोमाई, और भी बहुत सारे पहलू इन्होंने टच किए थे, लेकिन हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें आपके गवर्नर की पावर भी शामिल है। तो आप ये लाइन जरूर लिख के आएंगे, ठीक है। फिर आता है नबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर, 2016 का बहुत ही रीसेंट केस है। देखिए सारा लेटेस्ट डेटा आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आप मान लीजिए हिंदू पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, जो कुछ भी आप फॉलो करते हैं, प्लीज उससे अपने नोट्स बनाने अब स्टार्ट कर दीजिए आप।
उन्होंने इसमें ये कहा था गवर्नर जो है गवर्नर नहीं एम्प्लॉय कर सकते अपना डिस्क्रिशन एंड शुड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट टू समन द असेंबली फॉर अ फ्लो टेस्ट। जब फ्लो टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो ऐसा नहीं है गवर्नर का मन करा और बुला लिया, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी। तो गवर्नर जो है वो समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस को only on the aid and advice of the council of ministers and the chief minister as his head, not on his own। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है आप जानते हैं? एडजर्नमेंट में, प्रोरोगेशन में और डिसोल्यूशन में। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रहे चीजें। आप कैसे समझते हैं इन टर्म्स को? देखिए मैं आपको बताती हूँ। सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, अब थोड़ा सा सुन लीजिए। आता है आपको, अच्छी बात है, स्किप कर दीजिए इस पार्ट को। नहीं आता है तो आप सुन लीजिए थोड़ा सा। सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट का मतलब अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, तो क्या होता है? सेशन होता है एक टाइम पीरियड जिसमें कोई हाउस मीट करता है और डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्ट करता है। हमारे पार्लियामेंट के कितने सेशंस हैं? 3 सेशंस हैं। एक होता है आपका बजट सेशन, बीएस लिख लो इसको, एक होता है एमएस मॉनसून सेशन और एक होता है आपका विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है ये होता है फरवरी से मई लगभग, और अभी फिलहाल चल रहा था यही। और एमएस मॉनसून होता है आपका जुलाई से सितंबर, जून में तो ब्रेक होती है ना, पढ़ाई से ब्रेक नहीं मिल रही आपको। नवंबर से दिसंबर आपका विंटर सेशन होता है। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। सेशंस देखो, पहले सेशन 3 है, सेशन के अंदर है मीटिंग्स, ऐसे पढ़ लिया करो चीजों को। मीटिंग्स होती हैं 2 सिटिंग्स में, सेशन 3, मीटिंग्स 2 सिटिंग्स में। ठीक है, इन 2 सिटिंग्स में मीटिंग होती है। एक होती है एमएस मॉर्निंग सिटिंग और एक होती है आपकी पोस्ट लंच सिटिंग, पीएलएस लिख लो इसको। अब मॉर्निंग वाली सिटिंग होती है 11 से 1 बजे के बीच में और पोस्ट लंच होती है 2 से 6 के बीच में। ठीक जी, कोई भी सिटिंग, सारी जो सिटिंग, अब आप सेशन ये रहे, फर्क समझना, मैं इसलिए इतनी डिटेल में समझा रही हूं। यहां पे है आपकी मीटिंग्स है आपकी 2, सेशंस हैं आपके 1, 2, 3। अब आपकी मीटिंग जो है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। कैसे? एडजर्नमेंट से, एडजर्नमेंट सिने डाई करके एक टर्म होती है उससे, प्रोरोगेशन से या फिर डिसोल्यूशन से। आपका मतलब कौन कर सकता है? पहले सुन लीजिए। सेशन जो है पार्लियामेंट का वो होता है पीरियड किस किस के बीच का? पहली सिटिंग हाउस की और उसके प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन के बीच के, जो टेक्निकली देखा जाए तो उसको कहते हैं सेशन। अच्छा, प्रोरोगेशन हो गया हाउस का, और रीअसेंबली तक का जो बीच का पीरियड होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिसेस। क्लास में होती थी रिसेस टाइम, लंच टाइम, इसको कहते हैं रिसेस। प्रोरोगेशन से कहां तक का? दोबारा से जब हाउस बैठ रहा है उस तक का। इतनी बातें समझ में आ गई? अब समझ में आ जाएंगी जल्दी से चीजें। समनिंग क्या होता है? समनिंग होता है आओ भैया मिल लो, मैं आपको समन कर रही हूं, प्लीज अटेंड माय लेक्चर। ठीक है, ड्यूटी है इंडियन प्रेसिडेंट की और यहाँ पे गवर्नर की, वो समन करें हर हाउस को टाइम टू टाइम। मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 2 सेशंस में। देखिए सेशंस की बात हो रही है, अभी सेशन मैंने आपको टेक्निकली भी बताया है और सेशंस कितने होते हैं मैंने आपको ये भी बताया है। 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, मतलब 2 बार साल में पार्लियामेंट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको मतलब वो ज्यादा याद चीजें पार्लियामेंट की रहती हैं तो वो मुंह पे आ जाती हैं एकदम से, समझे, फीलिंग समझ जाओ मेरी। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट होता है जिसमें काम को सस्पेंड कर दिया गया है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, घंटों के लिए, दिनों के लिए, हफ्तों के लिए। तो इसका मतलब रीअसेंबली का टाइम बताया जाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ 2 दिन तक के लिए काम सस्पेंड कर दिया जाता है, 2 दिन तक लेक्चर नहीं आएंगे, तो मतलब 2 दिन बाद आएगा, ये मतलब हुआ मेरी बात का। तो एडजर्नमेंट क्या करता है? सिटिंग को टर्मिनेट करता है, इनमें से किसी सिटिंग को, सेशन को नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस के, उनके पास ये पावर होती है, तो आपको पता ही होगा। एडजर्नमेंट सीने डाई अगर आ जाए वर्ड, सीने डाई का मतलब होता है क्या होता है? सीने डाई का मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब आपको मैंने आपको नहीं बताया कि भैया मैं आपको वो दिन नहीं बता रही हूँ दूसरा लेक्चर कब होगा। ठीक है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है सेशन का टर्मिनेट होना प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। प्रोरोगेशन में सिटिंग और सेशन दोनों ही टर्मिनेट हो जाती हैं। एडजर्नमेंट में सिर्फ सिटिंग हो रही थी, याद रखिएगा।
ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, जब कुछ दिन हो गए एडजर्नमेंट सिने डाई पास किए हुए, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर नोटिस इशू कर देते हैं कि प्रोरोगेट कर रहे हैं वो, तो सेशन में भी चल रहा है हाउस तो भी वो प्रोरोगेट हो सकता है। और आप याद रखिएगा जितने भी पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं प्रोरोगेशन पे और फ्रेश नोटिस दिया जाता है दोबारा से नेक्स्ट सेशन के लिए। तो समनिंग क्लियर हो गया, एडजर्नमेंट क्लियर हो गया, एडजर्नमेंट सिने डाई भी बता दिया मैंने। लास्ट बचा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग हाउस की जिंदगी खत्म, छुट्टी। नया हाउस होगा, जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर स्टेट के इलेक्शंस होंगे, तब नया हाउस आएगा। तो राज्यसभा या फिर जो अपर स्टेट में ये चीज अप्लाई नहीं होती, सब में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, जिनमें है उसमें अपर हाउस जो है वो नहीं होता डिसॉल्व, लोअर हाउस हो जाता है डिसॉल्व। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। एक तो और डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक भी होता है, समझ रहे हैं, 5 साल का टेन्योर पूरा होने पे भी डिसोल्यूशन हो जाता है, या फिर गवर्नर वो करें, क्या बोलते हैं आपको, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है मेजोरिटी पार्टी ने या कुछ भी ऐसी चीजें। समझ आ गया? एडजर्नमेंट में सिटिंग गई, प्रोरोगेशन में सेशन गया, डिसोल्यूशन में जिंदगी गई, ऐसे याद कर लो। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? भाई इससे अच्छे से नहीं बता सकती मैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नर जो है ही इज एन इंपॉर्टेंट लिंक। यस, ही इज अ लिंक बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर सिटिंग इन द स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, व्हिच इज वेरी हेल्पफुल इन रनिंग द सो कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर। ये टर्म बड़ी आती है, बड़ी फैंसी टर्म है, ऐसी टर्म्स लेके आया करो, अच्छा लगता है एग्जामिनर को। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग में उनका डायरेक्ट हाथ है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और हमारी कंट्री आप जानते हैं अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो भैया सेंट्रल सुपरविजन जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए पोस्ट ऑफ गवर्नर बहुत यूजफुल है। तो मतलब पोस्ट गवर्नर डायरेक्टली नेशनल इंटरेस्ट, इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को सर्व कर रहे हैं, ऐसा लिख के आना। ठीक है जी, चलिए। कंट्रोवर्सीज ओवर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पे मिसयूज हुआ है ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। जाहिर मिसयूज तो हर चीज का होता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बोला है कि एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर सो ही एक्ट्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइजेस ऑफ द सेंटर ओनली। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट अलग अलग पार्टीज की स्टेक्स होल्ड कर रही है, सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है। पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है आफ्टर ऑल। बहुत से केसेस में वेल नोन पॉलिटिशियंस, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे मतलब जिनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है वो अपॉइंट कर देते हैं, वो अपॉइंट हो जाते हैं गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नर्स जो हैं वो फेवरेटिज्म शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है ना। मैं एग्जामिनर होंगी आपके प्रीलिम्स में, तो शायद मैं आपको फेवर दूंगी। समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। तो क्या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा बताइए जरा। इस एथिक्स का एक आंसर लिख दीजिए। 2019 में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि गवर्नर थे राजस्थान के, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, सपोर्ट बुलाई है रूलिंग पार्टी के लिए उसके इलेक्शंस में। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्व किया दैट सच पॉलिटिकल एक्शंस आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट स्टिल दीज इंसिडेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिस्क्रिशनरी पावर, सब जाहिर सी बात है, जहां पे आपकी सूझबूझ और विवेक की पावर्स होंगी तो वहां पे तो यूज होगा ही होगा गलत। इसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन जो है उनको बुलाते हैं, फेवर लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। देखो वो तो फिर पॉलिटिक्स है। और रिमूवल जो है गवर्नर का, उनके टेन्योर से पहले ही रिमूव कर देना। आप देखते नहीं है गवर्नर्स कितने अपॉइंट होते हैं, कितना याद कराते हैं आपको करंट अफेयर्स में, टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, ये यहाँ के गवर्नर अपॉइंट हुए, यहाँ के हुए, तो यही तो होता है, गवर्नर्स को हटा दिया जाता है। Governors cannot be removed on the ground that he or she is out of sync with the policies and ideologies of the union government or the party in power at the center। तो इस ग्राउंड पे तो आप नहीं किसी को डिसमिस कर सकते हैं ना कि आप हमारे साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कोई आंसर आएगा तो आराम से, मेरे ख्याल से आंसर, क्वेश्चन आएगा तो आंसर बन जाएगा। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। तो आर्टिकल 164 जानते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ही इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विद द मेजॉरिटी, हेड ऑफ द स्टेट, डिफैक्टो एडमिनिस्ट्रेटर, सब कुछ यही है एक्चुअली स्टेट के। ही इज इन सिंक, ही इज इन पैरेलल टू द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे गवर्नर का मैंने आपको बताया था, ही इज द नॉमिनल हेड, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब हैं, बट द रियल एग्जीक्यूटिव रेस्ट्स विद द चीफ मिनिस्टर। अब क्योंकि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर के पास, तो जो पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, रोल है चीफ मिनिस्टर का, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कुछ एक्सटेंट तक।
एक पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन उस टाइम पे उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेचर की। ऐसा नहीं होता तो उनको फिर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट गिव अप करनी पड़ेगी। सेम वहां पे भी है, किसी एक मेंबर का, अगर आप नई लोकसभा से बनी हो तो राज्यसभा के आपको मेंबर बनना पड़ेगा, जैसे मनमोहन सिंह जी थे। और कोई था प्राइम मिनिस्टर? कमेंट करके बताओ मुझे, जो राज्यसभा से थे। तो जो टेन्योर है चीफ मिनिस्टर का, ये फिक्स्ड नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। डिसमिस कर सकते हैं उनको गवर्नर एज लॉन्ग एज ही होल्ड्स द मेजोरिटी। ही कैन नॉट बी डिसमिस, सॉरी, एज लॉन्ग एज ही होल्ड मेजोरिटी इन द असेंबली। तो अगर चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुल नहीं है इन गेटिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द असेंबली, तो मैंडेटरी हो जाता है उनके लिए रिजाइन करना। अदरवाइज गवर्नर के पास पूरा अधिकार है उनकी छुट्टी करने का, उनको डिसमिस करने का। ठीक है। पावर्स और फंक्शंस क्या हैं चीफ मिनिस्टर के? सिर्फ वही लोग बनते हैं जो बेसिकली जो रेकमेंड करते हैं चीफ मिनिस्टर, उन्हीं को अपॉइंटमेंट होता है उनका एज मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर। मैंने आपको बताया ना, ये सब तो भाई यहाँ पे पार्टी रूल ही है, जो पार्टी मेजोरिटी में वो कुछ भी करवा सकती है। अच्छा, एलोकेशन, पोर्टफोलियो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज देते हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसोल्यूशन, रेजिग्नेशन अपने ऑफिस से कौन कर सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। और आर्टिकल 167 कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लिंक हैं किस किसके बीच में? गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। और गवर्नर किस किस के बीच में लिंक है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नर जो हैं वो उनको एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर। जो देखिए हमने पढ़ा, वहां पे क्या पढ़ा हमने कि जी गवर्नर सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को अपॉइंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली किसकी एडवाइस पे करते हैं? पीछे से उनको चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहे होते हैं, योगी जी बैठे हैं पीछे। ठीक है। तो वो जो हैं इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, जैसे एडवोकेट जनरल हैं, एसपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह के मेंबर्स हैं, उन सबको अपॉइंट योगी जी ही कर रहे हैं। अब वो ठीक है, गवर्नर साहब कर रहे हैं अपॉइंट, मतलब सलाह उन्हीं की है। और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं गवर्नर को, चलिए जी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। अब स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वाइस चेयरमैन भी हैं। जो रीजनल काउंसिल्स हैं, आर्टिकल बताइए जल्दी रीजनल काउंसिल्स का मुझे। रीजनल काउंसिल्स कौन कौन सी हैं, कौन सा आर्टिकल के अंदर आती हैं, बताइए। रीजनल काउंसिल्स पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 371A, ये वाले आर्टिकल सब याद करो भाई। चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट्स के, वो मेंबर्स हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। इसका आर्टिकल बताओ चलो। और नीति आयोग के, जिनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। चीफ स्पोक्स पर्सन हैं राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चीफ मैनेजर्स हैं इमरजेंसी के वक्त। And as the leader of the state, it is the duty of the chief minister to meet different sections of the people and resolve their problems. He is the political head of the government services. ये सारे लिख के आना, बढ़िया पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है। योगी आदित्यनाथ, the current chief minister of Uttar Pradesh, left the membership of the legislative council. अब देखिए, कोई लेटेस्ट डेटा है तो वो आपको डालना ही डालना है। 21 मार्च 2022 को द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। रेजिग्नेशन दिया गया आफ्टर ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम द गोरखपुर अर्बन सीट इन द रीसेंट कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस। अच्छा, बीजेपी ने 255 सीट्स विन की थी 2022 में। सो ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 37 years टू बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 term। और फिर वो दोबारा से बने चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं वो 2 दशकों में हु इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश विद असेंबली मेंबरशिप वाज मुलायम सिंह यादव जी व्हेन ही वन द इलेक्शन फ्रॉम गुनौर सीट इन 2003। ये ऐसी एक फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, ये वाली चीजें आपने देखी। चलिए अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लीजिए। आर्टिकल 163, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, फंक्शंस क्या रहेंगे, सिमिलर है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने सेंटर वाला सब याद है आपको तो बहुत इजी हो जाएगा, बस आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा। 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 का, आपको लिखना है जरूर जरूर जरूर, प्रीलिम्स में 100 बार आ चुका ये वाला। मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी स्टेट्स में कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। उस लेजिस्लेटिव जो भी स्टेट है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका 15%। ठीक है, मैक्सिमम है ये। यूपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं? चीफ मिनिस्टर के 7 है, ये 60 हो सकते हैं।
Recently, Shri Yogi Adityanath ji has taken the oath as the Chief Minister of Uttar Pradesh for the second time in a row. तो along with him, 52 ministers, including 2 deputy chief ministers, ने साथ में उनके oath ली थी. Governor Anandiben Patel administered the oath of office and secrecy to Adityanath and his ministers at a grand ceremony held in Lucknow. और मोदी जी ने भी अटेंड की थी swearing in ceremony. और इस oath ceremony में 52 लीडर्स योगी आदित्यनाथ जी प्लस टोटल ऑफ 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स, केशव प्रसाद मौर्य and ब्रजेश पाठक were the deputy chief ministers they were made, and 14 have been made the state ministers of state with independent charge, और 20 MLAs ministers of state बने हैं. State General Secretary of BJP Minority Morcha Danish Azad was made the Minister of State. He is the only Muslim included in Yogi Adityanath's cabinet. ये कुछ चीजें हैं जिनको आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनसे आपका जो थोड़ा सा जैसे अमेंडमेंट्स लिख दिया आपने इंपॉर्टेंट, इससे आपको थोड़ा सा आपके आंसर को थोड़ी सी जान मिल जाती है. ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा. जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003 का, तो उसने वहां पे भी ऐसे किया था, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हुए 15% से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो ये वाली चीज आपको जरूर जरूर याद रखनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है पता है आपको अच्छे से? 2 हाउस होते हैं, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है. पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा. ऐसा बोला जाता है इन फेवर ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कि राज्यसभा को अपर हाउस की तरह रखना एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एक्शंस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड रेक्टिफाई हेस्टी डिसीजंस. जाहिर सी बात है, ऊपर को चेक रहेगा तो चीजें ठीक चलेंगी. इस सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ 2 हाउस है इन फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद एंड विधानसभा एंड विधान परिषद, ऐसे. ठीक है, स्टेट्स में भी. अब जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, टेन्योर क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स क्या होंगे, इलेक्शंस क्या होंगे, प्रिविलेज क्या क्या मिलेंगी, पावर्स क्या रहेंगी दोनों हाउसेस को, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 6th पार्ट में समझाया गया है टिल आर्टिकल्स 168 से 2112. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाय कैमरल सेटअप में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्वियसली ये राज्यसभा का रोल प्ले कर रहा है ना. विधान परिषद जो है वो परमानेंट पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का, अपर हाउस का, मतलब उसको अपर हाउस मान लीजिए आप. अभी फिलहाल ये तो यहीं पे आ गया. 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बाई कैमरल, मतलब बाई कैमरल का मतलब असेंबली तो होगी सब जगह, लेकिन काउंसिल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में. जम्मू कश्मीर के पास भी होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं था. अब आर्टिकल 169 सॉरी चलो बाद में कर लेंगे. 169, 171 क्लॉज 1, 171 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि कॉम्पोजिशन क्या रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी. 169 में ही ये आपको प्रोवाइड किया जाता है कि अबॉलिश कर सकते हो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर क्रिएट कर सकते हो. और 171 डील करता है कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, मतलब जब आपने क्रिएट कर ली तब उसका कॉम्पोजिशन आप कैसे रखोगे. स्टेट्स के पास राइट है, ये बिल पास करना पड़ेगा इसके लिए. 169 के अंडर स्टेट्स के पास राइट है टू फॉर्म और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन इसके लिए बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसको पास किया जाना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी. देखिए मेजोरिटी का किसी को नहीं पता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, ज्ञान सर का एक वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. यहाँ पे मैं करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप अभी देख लीजिए, उस वीडियो को देख सकते हैं आप. ठीक है, अगर किसी को मेजोरिटी समझनी है तो कैसे क्या होती है. अच्छा, और फाइनल डिसीजन किसके पास है? फाइनल डिसीजन है आपके पार्लियामेंट के पास. ठीक है, कि किया जाए नहीं किया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के सुझाव पे. अगर बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया मेजोरिटी दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के, तो बिल कहां जाएगा? प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा, वो साइन कर देंगे अपने. प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगी. तो जो ये चेंजेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अब सुनिए यहाँ पे अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो है आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं आता. ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आप, आर्टिकल 368. ये जो है विधान परिषद का बनना या डिसॉल्व हो जाना, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता. दिस प्रोसेस इज नॉट कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान में नहीं आपने बदलाव कर दिया. ठीक है, एक बात आपको ये याद रखनी है, रख लेंगे तो आपको बड़ी बात नहीं है. ठीक है जी, चलिए अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, उसका आप कॉम्पोजिशन देखेंगे. जो स्टेट है यूपी का, इसके पास बाइकैम लेजिस्लेचर आप जानते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे एक अपर हाउस है और मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि लोअर हाउस है. ये भारत का सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है.
403 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये सारे पॉइंट्स याद करते जाओ। काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद वीपी, 100 मेंबर्स हैं। 1967 से पहले स्ट्रेंथ होती थी 431। इसमें क्या होता था, एक एंग्लो इंडियन मेंबर भी होता था, जिसको फिर रिवाइज कर दिया 426 कर दिया। इसमें 1 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर भी होता था। एंग्लो इंडियन कौन होता था? एंग्लो इंडियन ब्रिटिश और भारतीय मूल के जो होते थे ना, उससे संबंधित, वो मतलब उसका मतलब होता था एंग्लो इंडियन, मतलब अ सिटीजन ऑफ मिक्स्ड इंडियन एंड पैटर्नल जो लाइन होगी। एंग्लो इंडियन का बेसिक जो टेक्निकल मतलब था वो यही था, जो पैटर्नल लाइन होगी आपकी, पापा वाली साइड की लाइन जो होगी, वो यूरोपियन एंसेस्ट्री होगी आपकी, मतलब किसी यूरोपियन ने शादी कर ली हो यहाँ की लेडी से, ऐसे समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। बट ही हैज डेसेंट ब्रिटिश है, लेकिन बॉर्न इंडिया में है या फिर रिजाइड इंडिया में कर रहे हैं, तो वो एंग्लो इंडियंस थे। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमारे ऊपर राज चल रहा था ब्रिटिशर्स का, तो इनको जो है आपके उसमें भी मिल गई थी, भाई पार्लियामेंट में भी जगह मिली हुई थी इन्हें ऑब्वियसली। तो अब इसको हटा दिया गया है। एक अमेंडमेंट आया था, नीचे दिया हुआ होगा ये रहा, 104th अमेंडमेंट से 2019 के 2020 में जो प्रोविजन है नॉमिनेट करने का एंग्लो इंडियन, वो सेंटर में भी स्टेट में भी अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। फिर हाँ, यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद क्या था, यूपी का, उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो गया 2000 में। लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 404 हो जाएगी। एक एंग्लो इंडियन मेंबर रहेगा, पर ये अबॉलिश कर दिया गया है। टर्म लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल है, पहले डिसॉल्व ना हो जाए तो। और पहला लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्वेश्चन आता है तो आप पहला लिखिएगा, अच्छा लगेगा, 8 मार्च 1952। उसके बाद से 18 बार टोटल कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है दैट इज द 18th, ये भी याद रखिएगा। ऐसे लिख के आएंगे कहीं प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, नो, द प्रेजेंट 18th लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पढ़ा लिखा, ठीक है। चलिए, अब पहला सेशन जब कमेंस होगा जनरल इलेक्शन के बाद असेंबली का, और उस टाइम पे और जो गवर्नर होंगे दोनों हाउस के लेजिस्लेचर को असेंबल करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे लेजिस्लेचर का ऑफ द कॉजेज ऑफ समनिंग इट। मैंने आपको समनिंग का मतलब बुलाया ना, आ जाओ, समनिंग का ऐसे दिमाग में याद कर लो, आ जाओ, इन्फॉर्म करना, आ जाओ। इसके अलावा दोनों हाउसेस को गवर्नर भी समन कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द ईयर। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ओनली ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हीं में से होते हैं ना। और चेयरमैन, सॉरी, जो चेंबर्स हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो कहाँ हैं आप जानते हैं, नवाबों के शहर में है, विच इज फेमस फॉर इट्स ग्लोरियस पास्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अब ये सब तो देखो मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। कहीं पे लखनऊ लिखना हो तो लखनऊ ना लिख के क्या क्या लिख सकते हो, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। Honorable Yogi Adityanath is the Chief Minister of the state and the leader of the House for the 2 consecutive terms since 19th March 2007. ठीक है। Honorable Shri Satish Mahana is the Speaker of the Legislative Assembly since 29th March 2022 and Shri Akhilesh Yadav is the leader of the opposition since 26th March 2022. ठीक है जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चलिए, ये खैर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं है, गाना पड़ेगा पर चलिए, तो इलेक्शन मेंबर्स का, जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द सिस्टम, आप जानते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होता है इस देश में ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमको मिला है अडल्ट सफरेज, ये आप मुझे कमेंट कर दीजिए फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरह। और अडल्ट सफरेज का मतलब होता है आप 18 साल से ऊपर हैं, तो 18 साल के हैं मतलब, तो आप वोट कर सकते हैं, दैट इज अडल्ट सफरेज, आपको वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इंडिया का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एलिजिबिलिटी क्या है, 173 कहता है आर्टिकल, आपको भारतीय नागरिक होना है और आपको कम से कम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सब लड़ सकते हैं चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, 25 साल के तो होंगे सब, कुछ ही होंगे जो इससे कम होंगे। रिजर्व्ड सीट्स, आर्टिकल 332 ये कहता है कि रिजर्वेशन किया जाएगा सीट्स का फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो यूपी में कितनी सीट्स हैं, 84 सीट्स हैं फॉर एससीज एंड 2 सीट्स फॉर एसटीज। ये सब पता होना चाहिए आपको, बेसिक फैक्ट्स, अपने स्टेट का पूरा फैक्ट पता होना चाहिए। टर्म क्या है ऑफिस का, 172 कहता है पहली मीटिंग से, जो असेंबली पहली बार मीट करेगी उससे 5 साल तक का, और
on the advice of chief minister or on the basis of his discretion in special circumstances गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं before the expiry of tenure also, और इमरजेंसी के वक्त पार्लियामेंट by law can extend the term of the legislative assembly by 1 year at a time, एक साल एक बार में, पर इमरजेंसी के बाद टेन्योर जो है नहीं हो सकता है मोर देन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है, ये सब तो अच्छे से पढ़ा होगा पॉलिटी में, नहीं पढ़ा तो भाई देखो रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं। जिसने नहीं पढ़ा तो उसे बुरा फील करने की क्या जरूरत है, पढ़ लो, क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलो स्पीकर असेंबली के। अब देखिए स्पीकर बेसिकली कौन होते हैं, स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, टेढ़ा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, स्पीकर सर्वे सर्वा है हाउस में। स्पीकर का रोल है टू सुपरवाइज द प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर मेंटेन करना, सारे मेंबर्स को रूल्स एंड प्रोसीजर्स से अवगत रखना, मॉनिटर है मतलब, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट वाले हैं। ठीक है, तो यूपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं दोनों कहां से होते हैं, मेजोरिटी मेंबर्स की प्रेजेंस और वोटिंग से होते हैं। और स्पीकर जो हैं ही सर्व्स एज अ न्यूट्रल पार्टी, मतलब भाई वो कोई साइड नहीं लेंगे कोई डिबेट्स में या फिर किसी वोट में लेजिस्लेशन के, एक्सेप्ट जहां पे उनको राइट टू वोट, जहां पे टाई हो जाता है वहां पे स्पीकर का होता है ना वोट, ये तो पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर होने के अलावा स्पीकर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्सपेंडिचर, स्टाफ, ये सब भी यही ओवरसी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, दैट स्पीकर हैज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, क्या होती है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई पूछा आपसे तो बताइए फिर उसमें तुरंत झटाक से बताइए। ठीक है, पोजीशन जो है स्पीकर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ही प्लेज अ वाइटल रोल that the legislative functions in the assembly run smoothly and that the voices of all members are heard। भाई सबकी सुननी पड़ती है। Speaker also serve as the representative of the people and legislature for other branches of government। ये आप लिख सकते हैं स्पीकर के बारे में। ठीक है, अब पावर्स और ड्यूटीज क्या हैं स्पीकर की ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर्स क्या हैं, ये प्रिजाइड करते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं रूल्स को, रूल्स बना सकते हैं, ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड डेकोरम। देखा नहीं है आपने, स्पीकर कितनी बार बोलना पड़ता है, बस शांत हो जाइए, बैठ जाइए। राइट टू डिसाइड ऑन द पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर टू बी रेज, जितने भी पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर रेज होते हैं, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर नहीं होते हैं जब बजट सेशन होता है, बाकी चीजें होती हैं, तो वो क्या क्या पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर रेज हो रहे हैं उनको जो है स्पीकर बताते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कॉल क्या होता है, इट कॉल्स अपॉन द चेयर टू मेक अ रूलिंग, पढ़ा होगा आपने ये। मतलब कोई रूल वायलेट हुआ है किसी मीटिंग में तो उस पे ध्यान देना कहलाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑब्जेक्शन है, इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्शन दैट इज पेंडिंग बेसिकली। ठीक है, अलाउ करते हैं, नहीं करते अलाउ, बोलना है नहीं बोलना ये बताते हैं, एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। स्पीकर डिटरमाइन करते हैं कि मनी बिल है या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर इक्वल वोट्स हैं इन फेवर और अगेंस्ट तो स्पीकर कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट, दिस इज अ टाई वोट, मतलब कास्ट कर सकते हैं वोट। ठीक है ना, कास्टिंग वोट तो आप समझते हैं, यानी ये भी नहीं समझते आप, समझते हैं आप, सब समझते हैं, ऐसी थोड़ी इतना बढ़िया प्रीलिम्स में प्रदर्शन दे के आए हैं। ये एक्स्ट्रा वोट है चेयरपर्सन के पास टू डिसाइड किसी इशू पे जब दोनों वोट्स की दोनों साइड्स की वोट्स इक्वल, एंड ही कैन ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सच वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स व्हिच आर अनपार्लियामेंट्री। ठीक है, इनको लग रहा है ये शब्दावली आपने अच्छी यूज नहीं करी है, ठीक नहीं है, तो इसको रिमूव करा सकते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। अब ड्यूटीज क्या है इनकी, ड्यूटीज हैं टू इंश्योर दैट द असेंबली फंक्शंस आर स्मूथ एंड एफिशिएंट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है, राइट्स मेंबर्स के प्रोटेक्टेड हैं, सब अच्छे से जी रहे हैं सद्भावना के साथ, मजा आ रहा है सबको। टू इंश्योर दैट द बिजनेस ऑफ द असेंबली इज कंडक्टेड इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द असेंबली। भाई उत्तर प्रदेश की असेंबली उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रख रही है या नहीं रख रही, इंश्योर कर रही है उनके इंटरेस्ट को, रिप्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं दे रही। And he is a neutral arbitrator, very important word, in disputes and conflicts arising within the assembly। ठीक है जी, अब कंपोजिशन क्या है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का, काउंसिल पे आ गए हम। ठीक है ना, विधान परिषद 1937 में स्टैब्लिश हुई थी पहली चीज तो, अपर हाउस है, स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। 7th अमेंडमेंट से 1956 के it was provided that the strength could be 1/3 instead of 1/4। इस अमेंडमेंट से मतलब 1/3 हो सकती है स्ट्रेंथ। इस अमेंडमेंट से जो नंबर मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 72 से 108 हो गए 1958 में। उसके बाद से जो मेंबर्स हैं, सिंस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहे, 108 रहे, लेकिन फिर नया स्टेट बन गया उत्तराखंड तो मेंबर्स कम हो गए,
8 मेंबर्स चले गए उत्तराखंड, फिर कितने हो गए, 100 हो गए, 108 से 8 आ गए ना, 108 हो गए थे। तो 1/3 जो एमएलसीज हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय स्टेट लेजिस्लेटर्स। इसके अलावा बाकी के कहां से आते हैं, 1/3 आते हैं लोकल बॉडीज से, जैसे म्युनिसिपल बॉडीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, इनसे आते हैं। एक 1/12 जो पार्ट है ना, 1/12 आएंगे जो पढ़ा लिखा रहे हैं 3 साल से, ठीक है ना। देखो टीचर्स का भी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, से हल्के में नहीं लिया करो टीचर्स को, ठीक है जी। एंड 1/12 विल बी फ्रॉम जो ग्रेजुएट्स हैं, आपका भी है, देखो फिर तो कह सकते हैं मैम हमारा भी है ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। रिमेनिंग मेंबर्स को गवर्नर करते हैं नॉमिनेट। आपने देखा है ना, सचिन तेंदुलकर हैं, रेखा हैं, ये सब कैसे पहुंचे पार्लियामेंट, ये ऐसे तो पहुंचे जिनको स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑफ व्हाट, लिटरेचर, नॉलेज, आर्ट से हैं ये सारे, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, ये वो वाली सारी जनता है जो इस सबसे पिक्ड अप है। तो इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो ये भाई आ सकते हैं आपके लेजिस्लेचर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 171 डील करता है और वो बताता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 1/3 टोटल जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उससे ज्यादा नहीं होंगे काउंसिल, ठीक है। मिनिमम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, 40 से कम नहीं होंगे। तो मैक्सिमम 100 यहाँ के हैं और सबसे कम कहाँ के हैं, तेलंगाना के, वहां पे 43 मेंबर्स हैं। तो यहाँ के 100 याद रखिएगा प्लीज, काउंसिल के और असेंबली के दोनों के याद रखिएगा, ये सब लिख के आना सही रहेगा। डायग्राम बना के आ सकते हो, टेबल बना के आ सकते हो, ऐसे करके। इलेक्शन मेंबर्स का तो 171 क्लॉज 3 जो है वो कहता है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल representation by means of a single transferable vote system। 4 टाइप का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करता है किसी सर्टेन प्रोपोर्शन में, और बाकी के आप जानते हैं गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, उनका जो भी सोशल सर्विस, आर्ट्स और साइंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके बेसिस पे। आर्टिकल 173 कहता है कि भारतीय नागरिक रहेंगे आप, यहाँ पे 30 साल का होना जरूरी है, 25 नहीं, ऊपर 25 था, यहाँ पे 30 है। और उनके पास क्वालिफिकेशंस जो भी भाई पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन रखी है उस क्वालिफिकेशन पे खरा उतरना पड़ेगा। और रिप्रेजेंट आरपीए एक्ट जो है 1951 का वो कहता है जो इलेक्टेड मेंबर है ही मस्ट बी एन इलेक्टर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट एंड द नॉमिनेटेड मेंबर मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट हु इज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ही और शी वांट्स टू बिकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, प्लीज कोट करके आनी है लाइंस, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना वो कहेगा of any state, no, he should be the elector of any constituency but of that state and he should be the resident of that state who's member of the legislative council he or she wants to become। उत्तर प्रदेश की काउंसिल का आपको मेंबर बनना है तो आपको रेसिडेंट होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, ठीक बात है, गलत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, काउंसिल आप जानते हैं परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व तो होता नहीं, लेकिन 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ एवरी 2 years, 1/3 2। अब वो 1 2 और 3 कर देगा प्रीलिम्स में यहाँ पे कभी, देखिए होलिस्टिक बता रही हूँ मैं तो आपको, एग्जाम में गलत मत लिख के आना, ठीक है। तो और जो टर्म है हर मेंबर की, मतलब नए मेंबर्स इलेक्ट होते रहेंगे ना, वो कितनी हो गई, फिर वो हो गई 6 साल। आर्टिकल 182 एक चेयरमैन एक डेप्यूटी चेयरमैन रहेंगे, फंक्शंस सेम रहेंगे जैसे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के अभी देखे थे आपने, वही फंक्शन इनके दोनों के रहेंगे, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन के। मेंबर्स जो बोथ द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर के हैं बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिस टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस एंड फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये ऐसी लाइंस लिख के आएंगे, आप बिल्कुल पढ़े लिखे लगेंगे, एकदम वकील लगेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो है चीजें आपको देख के चलिए, हो जाएगा। चलिए जी, सेंटर स्टेट रिलेशन, सबसे ज्यादा चांस जो क्वेश्चन आने के हैं वो इस तरीके का सवाल बनने के, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे कमेंट कीजिए या कुछ ऐसा। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड है पावर्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में। म्यूचुअल जो रिलेशंस हैं आप उनको 3 सब्जेक्ट्स के अंडर पढ़ सकते हो, पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो इन 3 के हिसाब से जो है आप अपना जो पूरा ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का हिसाब किताब है इसको आप पढ़ सकते हो आसानी से। अब देखो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप यूनियन और स्टेट के बीच में
तीन लिस्ट देख रही हूँ, वो तीन लिस्ट आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जहां पे नेशनल, राष्ट्र इंपॉर्टेंस के मुद्दे रखे गए। इसमें मान लीजिए कोई सेम टाइप की पॉलिसी चाहिए, मतलब इसमें वेरिएशन अगर होगा तो वो सही नहीं है, उसमें एक ही पॉलिसी चाहिए, तो वो एक पॉलिसी सेंटर बनाएगा पूरे कंट्री के लिए। जो इंपॉर्टेंट है चीजें उनसे रिलेटेड एक ही तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। उस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए सेंटर के पास है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे, सारे नहीं दिए हुए हैं, आप इनके सबके वो याद कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, ये आपकी जो लिस्ट हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें मेरे ख्याल से देखिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, 97 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और ये लिस्ट कौन से स्केड्यूल में है आप जानते होंगे, 7th स्केड्यूल। तो ये वाली जो कुछ चीजें हैं ना, अगर वैसे तो मैं ऐड करा ही रही हूँ, पर कुछ चीज छूट जाए तो आप देख लीजिए, खुद देख सकते हैं आप, ठीक है। तो या यूनियन लिस्ट में 100 हैं सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 59 है आई गेस, और कॉन्करेंट में तो 52 है। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा 97 है या 100 है, कमेंट ना कीजिएगा, मैम ने कल बता दिया, ठीक है। चलिए, तो इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हो गए। डिफेंस हो गया, डिफेंस की एक ही पॉलिसी चाहिए ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वॉर या ट्रीटी है, नेचुरलाइजेशन है, सिटीजनशिप है। नेचुरलाइजेशन समझते हैं ना, सिटीजनशिप पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फॉरेनर्स का मूवमेंट, रेलवे, पोर्ट्स, एयर रूट्स, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, करेंसी, बैंकिंग, ये सब इंपॉर्टेंट वाले लिखे हुए हैं यहाँ पे, कोट कर देना। स्टेट लिस्ट में वो हैं जो रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं, हर क्षेत्र की कुछ चीजें अलग अलग हैं, उस हिसाब से चीजें हैं, जैसे कि पुलिस, जस्टिस, प्रिजन्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो आएगी स्टेट लिस्ट में। पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रोड्स। एग्रीकल्चर जब पूरे देश का सेम नहीं है तो पूरे देश का एक ही जना कैसे बना सकता है रूल, सोच के देखिए। इरिगेशन पैटर्न्स हर जगह के सेम थोड़ी है, हर जगह एक ही चीज थोड़ी उगती है, तो इसलिए ये अलग अलग बनाए गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहां पे जो दोनों यूनियन भी और स्टेट्स भी लॉज बना सकते हैं। तो अगर लॉज जो यूनियन ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है उनमें, तो यूनियन गवर्नमेंट के लॉज ही प्रिवेल करेंगे। इसमें क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मैरिज, डिवोर्स, फैक्ट्रीज, लेबर यूनियंस, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल आता है इसमें इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग इसमें है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये इसमें दी हुई हैं, ये वाली चीजें आप जरूर लिख के आइएगा, ठीक है जी। अब आती है पार्लियामेंट की पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन दी स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट की क्या पावर है बेसिकली, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल यूनिटी की अगर बात करें तो जो लॉज हैं दैट कैन ऑल्सो बी मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो स्टेट, अभी तो आपने ऊपर देखा, अभी तो हमने देखा कि स्टेट लिस्ट पे जो लॉ है वो स्टेट बना रही है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट भी है शामिल। वो कहाँ शामिल है, वो यहाँ शामिल है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के, नेशनल यूनिटी के कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं, वहां पे पार्लियामेंट कैन स्वूप इन एंड मेक लॉज ऑन सर्टेन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस क्या हैं वो दिए हुए हैं, देख लीजिए वो क्या है, जैसे कि क्या है। 249 कहता है राज्यसभा के पास, मतलब राज्यसभा अपनी 2/3 मेजोरिटी से एक्सेप्ट कर लेगी कोई प्रपोजल कि कोई भी सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट का वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, तो पार्लियामेंट का वहां पे राइट है उस मुद्दे पे लॉ बनाने का। पहली चीज तो ये हो गई। इफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, 2 स्टेट हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ने आपस में मिलके एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और उन्होंने कहा कि एक लॉ बनना चाहिए, खुद ही कह रहे हैं वो स्टेट्स वाले कि पार्लियामेंट प्लीज लॉ बनाओ, तो स्टेट लिस्ट पे, तो पार्लियामेंट का राइट है इन स्टेट्स की बात मानने का। अब इमरजेंसी है तो भैया इंडियन पार्लियामेंट सर्वे सर्वा हो जाती है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी आ जाती हैं। या फिर यूनियन गवर्नमेंट ने किसी ट्रीटी में एंटर किया है किसी फॉरेन स्टेट के साथ, तो भाई यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है रूल्स उसके हिसाब से कि पूरे देश में उन रूल्स का कंप्लायंस हो सके। तो उसमें पूरे देश में रूल्स का कंप्लायंस होने के लिए स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स पे भी रूल बनाया जाएगा, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी फॉरेन ट्रीटी को साइन किया है इंडियन पार्लियामेंट ने किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ या किसी बाहर की स्टेट के साथ। करेक्ट। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाता है स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गई है, प्रेसिडेंट रूल लग गया है बेसिकली, तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे रूल बनाने की। फिर है आपका आर्टिकल 304B। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले से अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का, जो प्रपोज हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। ऐसे बिल्स जिनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, इम्पोज करने हैं ट्रेड कॉमर्स पे, सोशल गैदरिंग पे, इनसाइड आउटसाइड, पब्लिक इंटरेस्ट के परव्यू में आते हैं वो, उन पे आराम से वो आपका लॉ बना सकती है। अच्छा, गवर्नर ने कोई रिजर्व किया हुआ है बिल लेजिस्लेचर के पास था, अब गवर्नर के पास तो
एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है ना प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व करने का बिल को। तो ऐसे कोई बिल्स हैं जिसमें एक्विजिशन की बात हो रही है प्रॉपर्टी बाय द स्टेट की, तो जो गवर्नर के पास गए हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेगा बिल, भाई गवर्नर अगर कहेंगे तो उस हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर तो दी है टू मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसमें कुछ ऐसा कुछ कोई मुश्किल भी बात नहीं थी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अब इसमें देखिए कोट दिया हुआ है दुर्गादास बासु, आपने डीडी बासु बुक देखी है, वो बड़ी खतरनाक किताब है उस बुक से ये लाइंस उठाई गई हैं। द सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फेडरल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ग्रेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनियन। जाहिर सी बात है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया वो जानते थे इस फैक्ट को, तो उन्होंने अप्रोप्रिएट केयर बरती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। सो द कंट्रोल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन सुपरवाइज्ड हाउ, बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। आर्टिकल 256 ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर हर स्टेट की एक्सरसाइज इस हिसाब से रहेगी जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है उनके साथ सामंजस्य बन रहा है, उनके साथ आपकी कोहेरेंस डेवलप हो रहा है। आर्टिकल 257 कहता है that the executive power of every state shall be so exercised and not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government necessary for that purpose। इसका मतलब सिंपल सा है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की वो इस तरीके से की जाए एक्सरसाइज, मैं अपनी पावर्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करूं कि कोई और सामने अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसके साथ इम्पेडिमेंट्स क्रिएट ना हो, अड़चने ना हो, प्रेजुडिस ना हो, और यूनियन जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको उस हिसाब से एक्सटेंड करे। बात समझिएगा, एक्सटेंड इस हिसाब से करे, ऐसे डायरेक्शंस दे स्टेट को जो एकदम नेसेसरी हैं उस पर्पस के लिए। ये नहीं कुछ भी वेगली बोला तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर? ये लाइंस ऐसे ही लिख के आनी पड़ेंगी आपको, तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेशन समझते हैं आप? मैंने आपको अपना काम दिया, आपने किसी और को अपना काम दिया, थोड़ा थोड़ा काम सबने करा, इस हिसाब से कोई भी फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं फुलफिल करती है तो भैया प्रेसिडेंट जी डंडा उठाएंगे। ठीक है, बात माननी पड़ेगी भाई, बॉस की बात माननी पड़ेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हैं कॉमन है, दोनों आईपीएस और आईएएस और आईएफएस ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये कॉमन है बोथ टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है इन सर्विसेज पे। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 312। भाई ये वाला आर्टिकल याद करो। फेडरल गवर्नमेंट असिस्ट कर सकती है, ग्रांट दे सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। पूरा पूरा सपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट को। ग्रांट अप्रूव करते वक्त यूनियन जो है एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर सकती है, कुछ कंडीशंस वगैरह इंपोज कर सकती है, यूनियन के पास पूरी पावर है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट करने के पूरे इंडियन यूनियन के, भारतीय संघ के, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। यूनियन गवर्नमेंट ऐसे कोई ऑर्डर्स दे सकती है टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स, रेलवेज अंडर द स्टेट्स। इसके अलावा one of the main measure of control of the federal government or the state government is that president also appoints the governors in the states in consultation with the prime minister। भाई representative of the center हैं गवर्नर साहब, आप पहले ही देख चुके हैं, ये तो उनका मेन मेजर है ही, मेजर ऑफ कंट्रोल है ये एक तरह से देखा जाए तो। और आर्टिकल 356, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करती है, टूट जाती है, तो प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट रूल, जिसमें क्या होगा आप जानते हैं, स्टेट गवर्न हुई ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इंस्ट्रक्शंस और इंडिकेशंस आएंगे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर होगी इतनी बातें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आएगी, बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल रिलेशनशिप, पैसा। देखिए टैक्सेस के हिसाब से चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो लेवी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और कलेक्ट कौन कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। उघाना कहते हैं लिवाइड को हिंदी में, वसूल किया हुआ बेसिकली, ठीक है, जो वसूल हो सके ऐसा मान लो। तो लिवाइड का मतलब होता है उद्ग्रहित, हिंदी में बता रही हूं मैं, प्योर हिंदी में। तो टैक्सेस जो लिवाई कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट और कलेक्ट कर रही है, मतलब इसमें भी डिविजन्स है ना,
268 जो है वो कहता है एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी जो मेडिकल कॉस्मेटिक आइटम्स पे है वो इम्पोज तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द स्टेट गवर्नमेंट्स विल रिकवर द सेम एंड द ड्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम इट विल ऑल्सो बिलोंग टू द स्टेट। लेकिन ये जो टैक्स है लगाया किसने है, लिवाई किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे तो सरकार को दे दिया, राज्य सरकार को सब कुछ। कुछ टैक्सेस फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई कर रही है, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 268 में तो देख लिया आपने क्या हो रहा था, 269 में देखो क्या हो रहा था। कुछ टैक्सेस लिवाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पैसा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन कौन से हैं? इनहेरिटेंस होता है प्रॉपर्टी का एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, उस पर अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वेल्थ टैक्स एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, मार्जिनल टैक्स भाई वो पैसेंजर्स गुड्स कैरी कर रहे हैं रेल सी एयर से उस पे, रेलवे फेयर्स पे जो टैक्स लगता है, टैक्स जो ट्रांजैक्शंस पे लगता है स्टॉक मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट पे, फ्यूचर्स समझते हैं ना आप, स्टॉक वाले को पता होगा, इकोनॉमी वालों को, अखबार एडवर्टाइजमेंट्स इन सब का, ये सब कर रही है स्टेट गवर्नमेंट लिवाई कलेक्ट, लेकिन ये इसका शेयर जा रहा है स्टेट में भी। ठीक है, फिर आपका आता है टैक्स ऑन इनकम। अब आर्टिकल 270 कहता है जो टैक्स है इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स है नहीं, एग्रीकल्चर पे तो इनकम टैक्स लगता नहीं है, वो लिवाई करेगी, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ग्रांट्स जो यूनियन को आ रहे हैं टू द स्टेट्स, फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट्स, जो ग्रांट्स जो यूनियन से जा रहे हैं टू द स्टेट्स, ठीक है, ये आर्टिकल 275 है। ये वो सम्स हैं जो पार्लियामेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो चार्ज होंगे किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, स्टेट पे नहीं, हर साल एज ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ सच स्टेट्स as parliament may determine to be in need of assistance and different sums may be fixed for different states provided वो consolidated fund of India से हो रहे हैं as grants in aid of the revenues of a state। ये भी आपके उसी कैटेगरी में आ रहा है। और फिर आता है आपका फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 आप जानते हैं, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है ना कि यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में, स्लैब्स पूरा आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में ये चीज आती है अच्छे से, कैसे स्लैब्स डिवाइडेड हैं, कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग होता है, हिली स्टेट्स के लिए अलग होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसमें का क्या चल रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चा खुर्चा कितना हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बाकी के फाइनेंशियल सिस्टम कैसे हैं, ये सब कुछ ये कमीशन देखता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है, यही स्टेट को अपना परसेंटेज, ग्रांट, एड सब कुछ यही बताता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब जहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, जहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। तो आपके पास आ सकता है कि व्हाट आर द बर्निंग इश्यूज बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इंडिया इज फेसिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इजीली आ सकते हैं पेपर में, और ऐसे ही आएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसे ही आए हैं। आपको वो इश्यूज बहुत अच्छे से समझ के, पढ़ के, करंट अफेयर्स इंक्लूड करके एकदम बढ़िया सुंदर आंसर, सुंदर महंगा आंसर, सस्ता टिकाऊ आंसर नहीं बनाना है हमें, महंगा आंसर बनाना है इस बार। ठीक है, तो क्या क्या है, कुछ मेजर इश्यूज देख लीजिए। पहला तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसी को इंक्लूड कर सकते हैं आप। भाई क्या है डिवीजन पावर्स का, टैक्सेशन में भी प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में, ऑर्डर में, और बाकी जो एरियाज ऑफ गवर्नेंस हैं उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स मेजर इशू रहा है हमेशा से ही। एक आता है आपका फाइनेंशियल हेल्प का मैटर, कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को। स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर ज्यादा ही डिमांड करती है, तो सबका ये है, इट डिमांड्स मोर फंड्स फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप ज्यादा अच्छे से बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कीजिए और गवर्नेंस दिखाइए स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है अच्छी बहू बने स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ज्यादातर ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि आप अच्छे से घर चलाइए, तो वो वाले एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है। पॉलिटिकल कंट्रोल, ये तो खैर मेजर इशू है ही, रूलिंग पार्टी का मन क्या करेगा, वो अपना एक्सर्ट करेगी पॉलिटिकल प्रेशर स्टेट गवर्नमेंट पे, जिसकी वजह से बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसमें और आ सकते हैं ट्रांसफर्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, पॉलिटिकल डिसीजंस में टैंपरिंग हो सकती है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आप जानते हैं यूपी बहुत बड़ा स्टेट, रिपब्लिक ऑफ यूपी है ये, समझ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। हमने नगरीकरण, अर्बनाइजेशन की समस्याएं देखी थी पिछले लेक्चर में, उसमें मेन इशू था इंफ्रास्ट्रक्चर का। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रोल है इसमें, लेकिन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। तो जिस हिसाब से पेसअप होना चाहिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, वो उस हिसाब से हो नहीं पाते हैं। ठीक है जी। फिर आते हैं आपके इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ये तो बहुत ज्यादा है, जानते ही हैं आप, भाई इतने सारे स्टेट से बॉर्डर लगता है, उनके साथ वाटर शेयरिंग आप जानते हैं कितने डिस्प्यूट्स हैं, लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, और भी डिस्प्यूट्स हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच बचाव कराने के लिए, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। जिसकी भी साइड सेंटर लेगा, दूसरा स्टेट उसके अगेंस्ट हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका फंड एलोकेशन है। वन ऑफ द मेजर इशू जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आता है वो आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स का। यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, डेवलपमेंट नीड्स बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर नॉट प्रोवाइडिंग इनफ फंड्स टू आवर प्रदेश। ठीक है, ये आप कुछ लिख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर के साथ तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम रही ही है हमेशा से, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ता है टू टेक एक्शन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। हाउएवर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट को ने एक्यूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इंटरफेयर भी कर रहे हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में। सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, फंड्स का एलोकेशन, इस सब में स्टेट गवर्नमेंट काफी शिकायतें करती रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दखलंदाजी एंड ऑल कर रही है। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा सॉर्ट किया है ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर कॉन्करेंट अफेयर्स, जो दोनों के बीच के आपस के अफेयर्स हैं। डिमांड रही है कि कुछ सब्जेक्ट्स को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल से हटा दीजिए और प्लीज हमें दे दीजिए, ऐसा भी है। फिर जीएसटी का मुद्दा सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का है। जीएसटी के इम्प्लीमेंट होते ही जो बहुत से हैं कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाया, शॉर्टफॉल हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल करे अपना प्रॉमिस, कॉम्पनसेट करे जो रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, उसको प्लीज आप फुलफिल कीजिए। तो ऐसे ऐसे इश्यूज हैं। अब इश्यूज तो बता दिए गए हैं आपको, मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्वेश्चन इश्यूज पे नहीं छोड़ के आना है, आपको क्वेश्चन सुंदर सुहावनी बातों पे छोड़ के आना है। 100% यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ, इन योर एग्जाम, इन एवरीथिंग। तो हम अब ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो सके, प्यार मोहब्बत बनी रहे, और कुछ मेजर्स उसके लिए उठाए गए हैं, वो मेजर्स अब हम देखेंगे, क्योंकि ये वाली चीजें तो आपको लिख के आनी ही आनी है, याद रखिएगा ऑलवेज। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में, जिसने मल्टीपल स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस सिस्टम को पूरा एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया था। तो इससे स्ट्रीमलाइनिंग हुई टैक्स सिस्टम की, और जो इंटरस्टेट टैक्स बैरियर्स थे उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ। दिस वाज अ हेल्पफुल स्टेप। प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सब कुछ इंटरलिंक कीजिए। कोई इकोनॉमी का मुद्दा हो, कोई इन्वायरमेंट का मुद्दा हो, अपने आंसर को आप इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक बनाइए, जैसा हमारा मटेरियल है। स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया कि आप वर्टिकल डेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया ना डेवोल्यूशन होता है, तो वर्टिकल डेवोल्यूशन रखिए आप 41% का, जो सेम है हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में। It is at the same level of 42% of the divisible pool as recommended by FC 14 सॉरी। अब इसमें क्या होगा, इसमें एडजस्टमेंट होगा 1% का, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का है स्टेटस वो चेंज हो गया, पहले वो स्टेट था बट नाउ इट्स अ यूनियन टेरिटरी, तो जाहिर सी बात है स्टेट्स और उनके बीच का डिवोल्यूशन में चेंज आएगा ही आएगा। नीति आयोग के क्रिएशन से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जरा थोड़े बीच बीच में फुल फॉर्म देख लिया करो, आधों को ये फुल फॉर्म नहीं पता है। 2015 में जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, तो ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ये प्लेटफॉर्म देता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स को इकट्ठा काम करने के लिए, तो ये एक अच्छा स्टेप था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा कोऑपरेशन होगा, कंसल्टेशन होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में, जिसकी वजह से काफी हेल्प हुई है इन रिमूविंग द रीजनल इम्बैलेंसेस एंड इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने आपको क्या बताया, ये वाली जो फैंसी टर्म्स हैं इनको आपको यूज करना ही करना है, जो सरकार यूज कर रही है वो टर्म्स आपको यूज करनी ही करनी है अपने पेपर में, याद रखिएगा आप ये बात। फिर आपकी इंटरस्टेट काउंसिल क्रिएट हुई 1990 में, सेंटर और स्टेट के बीच में और अच्छा रहा भाई, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं इनके, और सारे चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, वो इसके मतलब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, और वो रोटेशनल बेसिस पे उनको चेयर भी मिलती है उसकी। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन जो स्टेट्स को जाता है उसमें इंक्रीज हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है शेयर ऑफ रेवेन्यू जो स्टेट्स को जाता है थ्रू फाइनेंस कमीशन, जिसकी वजह से थोड़ा ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली है, उनका डिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग पे रिड्यूस हुआ है। ये तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गए स्टेप्स। अब आप देखेंगे यूपी गवर्नमेंट के लिए हुए स्टेप्स सेंटर स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ना पड़ता है, अब आप यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो आपको बजट पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे आपको बजट पढ़ना पड़ता है प्लस आपको अपने स्टेट का बजट पढ़ना पड़ता है, तो भैया मेहनत तो ज्यादा है ही बेचारे बच्चों पे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रेगुलर इंटरेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, भाई योगी जी प्रतिनिधि हैं मोदी जी के, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रेगुलर डायलॉग रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सारे डेवलपमेंटल स्टेट के जो इश्यूज हैं सब कुछ हैं उनको रिजॉल्व करने में, स्ट्रेंथन करने में, हेल्प करने में, कोऑपरेट करने में, ये सारे टर्म्स भर दो आंसर को टर्म्स से, ये सब कुछ
अच्छा खासा फैसिलिटेट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा किया गया है। जो गवर्नमेंट है यूपी की, इट इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वच्छ भारत अभियान बहुत बढ़िया तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मेजर रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, स्टेट गवर्नमेंट लग गई उसे इंप्लीमेंट करने जोरों शोरों से। दैट इज अ मेजर फैसिलिटेटिंग फैक्टर इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अच्छी इंग्लिश लिख के आनी है। दिस हैज हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन अच्छा किया है यूपी गवर्नमेंट ने, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। यहाँ पे अच्छे खासे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कराने के लिए इनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हुआ है। पार्टिसिपेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यूपी की गवर्नमेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन वेरियस इनिशिएटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और भी जितने आप लिख सकते हो वो सब लिखो, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगा स्टेट का। ये चीजें आपको लिख के जरूर आनी है, इससे आपका आंसर बहुत बहुत अच्छा बनेगा। आई अश्योर यू दिस। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। किसी भी पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। हमारा ऐड है, हमारा मन है, हम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बढ़िया से हंसो, बढ़िया से खाओ पियो, ईट हेल्दी, योगा प्राणायाम किया करो और बढ़िया तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहो। माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।